एएनएफ का पूरा नाम होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो बताइए एएनएफ का पूरा नाम एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। सुनो होता क्या है, पहले समझिएगा। हमारे पास हार्ट है और हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले को ऑर्किल कहते हैं ना, ऑर्किल या एट्रियम या हिंदी में आलिंद, और नीचे वाले को वेंट्रिकल या निलय कहते हैं ना। तो सुनिए, ये वाला हो गया आपका एट्रियम या ऑर्किल, ये है एट्रियम या ऑरिकल, और इसको कहते हैं वेंट्रिकल। हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं आलिंद और इसको बोलते हैं निलय। ठीक है, दोनों का मैंने हिंदी नेम बता दिया। अब काम क्या है, ऊपर वाले चैम्बर छोटे होते हैं, नीचे वाले चैम्बर बड़े होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर का काम होता है रिसीविंग ऑफ ब्लड, क्या? और नीचे वाले चैम्बर का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो बताओ ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है? ये दोनों चैम्बर। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? ये दोनों चैम्बर। तो ऑर्किल का काम था, इस चैम्बर का काम है रिसीविंग ऑफ ब्लड, और इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्किल? आलिंद का काम क्या है? आलिंद का काम है आने दो, आ से आलिंद, आ से आने दो, और निलय का काम है निकल लो। सही है कि नहीं है? आलिंद का काम है ब्लड को आने दो, और निलय का काम है अब निकल लो, बहुत हो गया। सही है कि नहीं है? तो बताइए ऐसे याद रहेगा। ऑर्किल का काम क्या है? ब्लड को आने देना कि ब्लड को निकाल देना? हाँ, यानी रिसीविंग ऑफ ब्लड, इंग्लिश में बोले तो रिसीविंग ऑफ ब्लड। व्हाट इज द रोल ऑफ वेंट्रिकल? निकाल दो ब्लड को, ब्लड को निकाल दो, याद रहेगा निलय। इसका मतलब दिस इज पंपिंग ऑफ वेंट्रिकल। अच्छा, जब हमारे ब्लड को ये पता लग जाता है, सॉरी, जब हमारे हार्ट को ये पता लग जाता है कि इसमें ब्लड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जीएफआर बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? बढ़ गया होगा ना। जब किसी भी व्यक्ति का जीएफआर बढ़ जाता है, मान लीजिए मेरा 125 की बजाय 150 पहुंच गया, 150 हो गया पर मिनट, कितना होना चाहिए मेरा? 125 ml पर मिनट, लेकिन अब कितना हो गया है? 150। तो मेरे हार्ट को पता चल जाएगा, मेरे हार्ट को पता चल जाएगा। और हार्ट के किस चैम्बर को पता चलेगा? एट्रियम या वेंट्रिकल को? एट्रियम को। ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं, जब भी किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का जीएफआर, और जीएफआर का पूरा नाम पता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कितना होना चाहिए? 125 ml पर मिनट, इतना होना चाहिए। बढ़ जाता है जब भी किसी व्यक्ति का जीएफआर बढ़ जाता है, मान लीजिए 125 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया, तब तब हार्ट के ऑर्किल में ज्यादा ब्लड आने से एएनएफ हार्मोन निकलने लगता है। एएनएफ का पूरा नाम बता दिया ना, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। यानी एट्रियम से निकलेगा कि वेंट्रिकल से? एट्रियम की दीवार से निकलता है, ठीक है ना। एएनएफ निकलने लगता है, एएनएफ हार्मोन निकलने लगता है। एएनएफ क्या है, एंजाइम है कि हार्मोन? एएनएफ हार्मोन निकलने लगता है जब किसी भी व्यक्ति का जीएफआर बढ़ जाएगा, तो ऑर्किल में ज्यादा ब्लड आने से एएनएफ हार्मोन निकलने लगता है। अब बताओ एएनएफ हार्मोन कहां से निकलता है? बताओ जल्दी से बताओ। मान लिया ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड कहां पे है जरा देख के बताओ। ये ग्लैंड कहां है, ऑर्किल की वाल में कि वेंट्रिकल की वाल में? तो एएनएफ सिक्रीटिंग
एएनएफ सिक्रीटिंग ग्लैंड, यानी एएनएफ सिक्रीट करने वाली ग्रंथि। ऑर्किल की दीवार में होते हैं। जब ऑर्किल में ज्यादा ब्लड आने लगता है तो दे विल एक्टिवेट, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड। जब किसी भी पर्सन का जीएफआर 125 ml होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा हो जाए तब हार्ट के ऑर्किल में ज्यादा ब्लड आने से एएनएफ हार्मोन निकलने लगता है। और एएनएफ हार्मोन कहां से निकलता है, एएनएफ सिक्रीटिंग ग्लैंड कहां पाई जाती है, इन द वॉल ऑफ ऑर्किल। ये कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ऑर्किल, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ऑर्किल, ऑर्किल की दीवार में, यानी आलिंद की दीवार में होता है। तो एएनएफ फैक्टर कब निकलता है, जब किसी पर्सन का जीएफआर बढ़ गया हो कि घट गया हो। पहला क्वेश्चन, बढ़ गया हो कि घट गया हो। दूसरा क्वेश्चन, कहां से निकलता है, ऑर्किल से कि वेंट्रिकल की दीवार से, ऑर्किल। और तीसरा क्वेश्चन, ये एंजाइम है कि हार्मोन, हार्मोन है। और जब ये निकलता है तो फिर ये क्या करता है, करता है क्या है, कुछ तो काम करता होगा। एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ इज ए वैसोडाइलेटर, यानी ब्लड वेसल्स को फैला देता है। डायलेट मतलब क्या होता है, हाँ, यानी ब्लड वेसल को फैलाता है। वैसो मतलब ब्लड वेसल और डायलेटर मतलब फैलाना। बोलते नहीं, डायलेट, डायलेट मतलब फैलाना, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना। डायलेट मतलब फैलाना, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना। तो एएनएफ इज ए वैसो डायलेटर, मतलब ये ब्लड वेसल को ऐसे देखो फैलाएगा कि सिकोड़ेगा। एक हार्मोन था एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, है ना, उसने क्या किया था, उसने सिकोड़ा था। ये उसके अपोजिट नेचर का है, ये अपोजिट नेचर का है। अच्छा बताओ, अगर कोई चीज किसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, क्यों, पीवी बराबर कांस्टेंट। ये किसका नियम है, बॉयल का। बॉयल का नियम ये कहता है कि पी और बी का योग कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब इसका जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ज्यादा तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रेशर कम हो जाएगा। तो बताओ, ब्लड वेसल का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा। और ब्लड प्रेशर घटेगा तो बताओ, बढ़े हुए जीएफआर में कमी आएगी क्या, दिखता होगा, कमी आएगी। तो जीएफआर घट गया। आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर घट रहा है, उस जिससे जीएफआर घट रहा है। ये प्रेशर किस चीज का प्रेशर घट जाएगा, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर घटा, ये प्रेशर घटा मतलब ब्लड प्रेशर घटा, ब्लड प्रेशर घटा मतलब जीएफआर भी घट जाएगा। अरे अगर ब्लड का दबाव घट घट गया तो बताओ, ब्लड की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी तो घटेगी। और जब ब्लड की स्पीड घटेगी तो हार्ट में आने वाला ब्लड भी तो घट जाएगा। और जब हार्ट में आने वाला ब्लड घट जाएगा तो एनफ निकलना फ्यूचर में बंद हो जाएगा, अभी नहीं, जब सेट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। यानी मेरा जीएफआर घट गया है, 150 था, घट के कितने पे आ रहा है, 125 पे आके सेट हो जाएगा। और तब तक एनएफ निकलता रहेगा जब तक 125 ना हो जाए। राइट है, नोट डाउन जल्दी से। कितनी बातें क्लियर हो गई, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं।
मान लीजिए मेरा जीएफआर 125 होना चाहिए था, पर मेरी बॉडी में किसी तरह से जीएफआर बढ़ के 150 पहुंच गया या 140 पहुंच गया, यानी बढ़ गया ना, नॉर्मल लेवल से बढ़ गया है, घट गया है, तो मेरे हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर मेरा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है मेरे हार्ट के अंदर आने वाला, किसको पता चल जाएगा? ऑर्किल को कि वेंट्रिकल को? रिसीवर को पता चल जाएगा कि पंप को पता चलेगा? तो रिसीवर को पता चल जाएगा। रिसीवर है कौन? ऑर्किल। ऑर्किल या एट्रियम को पता चल गया, और ऑर्किल या एट्रियम ने तुरंत क्या किया? तुरंत अपने ग्लैंड को, उसकी दीवार में ग्लैंड थी, ग्लैंड का नाम होता है एएनएफ सिक्रेटिंग ग्लैंड। एएनएफ सिक्रेटिंग ग्लैंड यानी ग्रंथियों को पता चल गया, जो कि प्रेजेंट थी इन द वॉल ऑफ ऑर्किल, यानी आलिंद की दीवार में प्रेजेंट थी। तुरंत इन्होंने एएनएफ नाम का हार्मोन निकालने लगा। जब एएनएफ नाम का हार्मोन निकला यहाँ पे, उसके बाद वो पूरी बॉडी में पंप हो गया, तो बॉडी की ब्लड वेसल को उसने क्या किया? सिकोड़ना चालू किया। जब बॉडी की ब्लड वेसल को फैलाना चालू किया, जब फैलाएगा तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर, ये प्रेशर घटा मतलब ब्लड प्रेशर घटा। अच्छा, ब्लड प्रेशर घटेगा तो जीएफआर भी घट जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी घट जाएगा। समझ गई बात? और ये क्या काम करता है? ये एंटी रेनिन काम करता है, एंटी रेनिन की तरह काम करता है। रेनिन कल पढ़ाया था ना, ये उसका उल्टा होता है, एंटी रेनिन की तरह काम करता है। ये रेनिन का अपोजिट काम कर रहेगा। देखो उसने क्या किया था, रेनिन ने ब्लड वेसल को सिकोड़ा था, और ये क्या कर रहा है? हाँ, और उसने एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकाला था, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को नहीं निकलने देगा, तभी तो एंटी रेनिन है। एंटी रेनिन, ये रेनिन का अपोजिट है। समझ में आ गई बात? तो बढ़ते हैं आगे। ANF is just opposite to रेनिन मैकेनिज्म। ये रेनिन मैकेनिज्म का बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये क्या करेगा? दैट मीन्स क्या क्या रोक देगा? ये एल्डोस्टेरोन निकलने को बंद कर देगा कि बढ़ा देगा, है ना? यानी ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टॉप करता है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, तो ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टॉप करता है। ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। अब अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं निकलेगा तो बताओ क्या था एल्डोस्टेरोन का काम? एल्डोस्टेरोन का काम ये था, ये आपका एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, बोलो था? ये डीसीटी है आपका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना? बताया था आपको, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये बताया था दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये इसकी इंग्लिश में डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इज दैट क्लियर? अब देखो, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, किसको बोलते हैं? ग्राही नलिका। कलेक्ट कर रही है इसलिए ग्राही नलिका। अच्छा, और आपको पता है हर एक नेफ्रॉन ब्लड वेसल के संपर्क में रहता है, कोई डाउट है? ब्लड कैपिलरी के टच में रहता है, जिसमें ब्लड घूम रहा होता है। ये रहा ब्लड, कल भी बताया था आपको। इसमें ब्लड है कि फिल्ट्रेट है? हाँ, इसमें हमारा ब्लड क्षण क्या है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट है, निस्यंद। और इसमें है हमारा ब्लड, इसमें भरा हुआ ब्लड, और ये है क्या? कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी केशिकाएं, इसमें भरा हुआ रक्त या ब्लड। और आपने सुना होगा पतली पतली केशिकाएं होती है रक्त केशिकाएं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं, कोशिका होती सेल। अब जरा देखो,
एल्डोस्टेरोन अगर एल्डोस्टेरोन निकलता तो यहां का नमक यहां पहुंचा देता, यहां का नमक यहां पहुंचा देता। क्या पहुंचा देता? नमक। याद है कल की बात? यहां से यहां नमक उठा के यहां पहुंचा देता, नमक यानी NaCl। थोड़ा बहुत क्या ले जाता? पानी ले जाता, थोड़ा बहुत पानी ले जाता। क्या मैंने बोला? क्या एल्डोस्टेरोन निकल रहा है? नो सर, नहीं निकल रहा है। एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। अगर एल्डोस्टेरोन निकलता तो ऐसा काम होता। अब ये नमक नहीं ले जाएगा, अब ये नमक नहीं ले जाएगा, अब ये पानी नहीं ले जाएगा। जब नमक और पानी नहीं ले जाएगा तो बताओ नमक और पानी कहां रहेगा? फिल्ट्रेट में रह जाएगा। बोलो भाई, फिल्ट्रेट में रह जाएगा ना। अगर फिल्ट्रेट में रह जाएगा तो फिल्ट्रेट ही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर यूरिन में। यही तो आगे पेशाब बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है ना। यही तो आगे यूरिन बनता है जिसको मूत्र बोलते हैं, ठीक है ना, या पेशाब, तो ये बनता है। अब चलो देखो, पेशाब के थ्रू क्या निकल जाएगा? जब यहां से यहां आया ही नहीं तो ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं, कहां से निकल जाएगा? यानी यूरिन में NaCl, यूरिन क्या होगा? NaCl रिच होगा। बोलो, NaCl और वाटर रिच होगा, मतलब पानी भी निकल गया यूरिन के थ्रू और नमक भी निकल गया। अब नमक और पानी यहां से निकल गया तो ब्लड में नमक और पानी की कमी हो गई। अगर ब्लड में नमक और पानी की कमी हो गई, ब्लड में NaCl व वाटर की कमी हो गई। देखो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दे दिया है, कमी हो गई, कमी हो गई। तो बताओ बीपी, नमक अगर कम, अगर शरीर में नमक ज्यादा तो बीपी ज्यादा, नमक कम तो बीपी, बताओ बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीपी घट जाएगी। अगर बीपी कम तो जो GFR है और घट गई, यानी कुछ पहले घटी थी, कुछ अब घट गई, कुछ पहले घटी थी, कुछ पहले घटी थी जब ब्लड वेसल को फैलाया था, और कुछ हमने क्या किया? हमने नमक को निकाल दिया, कुछ हमने नमक को निकाल दिया कहां से? यूरिन के थ्रू। तभी तो नाम पड़ा, तभी तो नाम पड़ा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो एट्रियम से निकला। कहां से निकला? एट्रियम से निकला ना, यानी आलिंद से निकला कि निलय से? आलिंद से निकला। अच्छा, इसने कंट्रोल किसको किया? नाइट्रियम को। पता है पीरियोडिक टेबल में नाइट्रियम किसको कहते हो? लो, इतना नहीं पता। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रियम किसको कहते हैं? सोडियम को। तभी तो सिंबल है Na। अरे नाइट्रियम मतलब Na मतलब क्या? सोडियम। बताओ इस फैक्टर ने सोडियम को कंट्रोल किया कि नहीं किया? बताओ नाइट्रियम का मतलब क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? सर सोडियम। तभी तो Na से रिप्रेजेंट करते हो। छोटी छोटी बातें नहीं पता है। तो इसने देखो सोडियम को कंट्रोल कर लिया, इस हार्मोन ने सोडियम को कंट्रोल करके यूरिन से निकाल दिया, तभी तो नाम पड़ा एट्रियम से निकला और सोडियम को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है। बोलो हाँ कि ना? कंफर्म है कि नहीं है? एक बार फिर से सुनो। ANF कहां से निकलता है? सर एट्रियम से। कब निकलता है? जब मेरा GFR घट जाए कि बढ़ जाए? बढ़ जाए। इसका टारगेट है बढ़े हुए GFR को घटाना, याद है? ठीक है ना। अच्छा, मेरा GFR 125 होना चाहिए था, किसी कारण से 150 हो गया है। जब मेरा GFR ज्यादा, तो मेरे हार्ट को पता लग गया, मेरे हार्ट को ऐसे पता लग गया क्योंकि मेरा GFR बढ़ा हुआ है, यानी ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं ज्यादा है। मेरी बॉडी को पता लग गया मेरे हार्ट को पता लग गया, मेरे हार्ट ने तुरंत एट्रियम से क्या निकालने लगा? तो एट्रियम से क्या निकालने लगा? ANF निकालने लगा। ANF जब निकला तो फाइनली ये ब्लड में आ गया, और ब्लड में आने के बाद ब्लड वेसल को क्या किया? फैलाया कि सिकोड़ा? फैलाया कि सिकोड़ा? फैलाने से वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? तो प्रेशर, तो बीपी कम तो GFR भी कम हो गई। थोड़ा सा इसने कम कर दिया, मान लिया 150 से 135 पे आ गए। इसके कारण 150 से बीपी घट के 135, GFR घट के 135 हो गया। अभी भी 125 पे ले जाना है। देन अब क्या होगा इसका दूसरा एक्शन? दूसरा एक्शन ये है कि रेनिन का अपोजिट है। रेनिन ने एल्डोस्टेरोन निकाला था, ये भाई साहब एल्डोस्टेरोन को निकलने ही नहीं देंगे। जब एल्डोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं तो देखो, जब एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा तो नमक यहां से नहीं जाएगा। DCT से नमक कहां जाना था? कैपिलरी में, अब नहीं जा पाएगा। थोड़ा सा पानी भी जाना था, अब नहीं जा पाएगा। नमक और पानी कहां रह जाएगा? सर यूरिन में। यूरिन से नमक और पानी निकाल देंगे। अगर नमक और पानी यूरिन से पेशाब के थ्रू बहा दिया तो शरीर में उसकी कमी हो गई। बोलो, और जब शरीर में ब्लड में उसकी कमी हो गई तो
बीपी घटा मतलब जीएफआर छापो। पहले वाला नोट कर लिया ना सबने? ढूंढ रहे थे हम आपको, कहां थे? बस सही, बस हो गया नोट। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा रखो अपना, कोई चीज रटनी नहीं है। क्या रटना पड़ा यहाँ पे? क्यों बोला गया एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर? क्योंकि सर एट्रियम से निकला था और नाइट्रियम यानी सोडियम को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना, सोडियम को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए नाम पड़ा एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। सोडियम को कंट्रोल किया कि नहीं? सोडियम को कहां से बहा दिया? यूरिन से बहा दिया। इससे शरीर में NaCl की कमी हो गई क्या दिखता? और आपने बचपन से सुना होगा अगर हाई बीपी है तो बच्चा नमक नहीं खाते, और लो बीपी है तो थोड़ा ज्यादा खाते हैं, क्योंकि नमक बीपी को बढ़ा देता है। हमने नमक को ही निकाल दिया पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू। आप बताओ, नमक की कमी हो गई, नमक की कमी तो बीपी कम, बीपी कम तो जीएफआर कम, जीएफआर 135 हुआ था, अब ब्लड के 125 हो गया, बस बॉडी नॉर्मल हो गई, एनफ निकलना बंद हो गया। हो गया फिनिश, बढ़ा जाए आगे। यानी एएनएफ ने किस प्रकार हमारे बढ़े हुए जीएफआर को घटा दिया, ये आपने पढ़ा। अच्छा, घटे को बढ़ाना हो तो सर कल पढ़ा था, रेनिन सिस्टम, रेनिन मैकेनिज्म, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेपरेटस, जेजीए, सही है ना? घटे को बढ़ाना हो तो रेनिन, और बड़े से घटाना हो तो एएनएफ। एएनएफ को एंटी रास कह सकते ही नहीं कह सकते? अरे एंटी रैम कह सकते ही नहीं कह सकते? एंटी रैम का मतलब, एंटी का मतलब अपोजिट, रैम का मतलब हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है ना? कौन सी दो चीजें अपोजिट हैं? एएनएफ और रेनिन, एएनएफ और रेनिन मैकेनिज्म अपोजिट है एक दूसरे की। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन बताओ स्टेटमेंट वाला। बताओ, दोनों सही है? बिल्कुल सही है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का काम है जीएफआर जब लो तब एक्टिवेट हो जाना। इसका काम था घटे हुए जीएफआर को, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, इसका काम होता है लो जीएफआर को हाई करना, लो जीएफआर को हाई करना। और अभी अभी एएनएफ पढ़ा है, एएनएफ का काम क्या था भाई साहब? हाई जीएफआर को लो कर देना।
हाई जीएफआर को लो करना। इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन बताओ फिर आगे बढ़े, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। हिंदी में लिख दे, निम्न में से गलत मेल को चुने। फीमेल को नहीं, मेल को चुनना है, फीमेल को। मैच मतलब मेल है ना, गलत नहीं सही को चुने। मेल फीमेल के चक्कर में तो कोई गलती हो गई। मेल निम्नलिखित में से सही मेल को चुने। अब सही मेल कौन सा देखते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। बताओ, है ना। जेजीए का एएनएफ से कोई लेना देना नहीं है, जेजीए का रेनिन से लेना देना था भाई, तो गलत हो गया। पहला पहला गलत हो गया क्योंकि जेजीए अगर मैच भी करा रहे थे तो रेनिन से कराना चाहिए, गलत हो गया सर। एट्रियम का रेनिन से कोई लेना देना नहीं, एट्रियम का एएनएफ से लेना देना है सर, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, एट्रियम से एएनएफ निकलता है सही है, लेकिन एएनएफ का रेनिन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दोनों तो अपोजिट नेचर के हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगर 3 गलत हो गए, ऑब्वियस सी बात है एक सही हो गया। हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करो, देखो कैसे सॉल्व नहीं होगा। फिनिश्ड। तो इन्हीं टॉपिक्स पे हमने 2 क्वेश्चन किए, और ये बिल्कुल देखो आपके सामने लेटेस्ट बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये नहीं कि पुराने किताबों से पुराने वाले क्वेश्चन कराएं, लेटेस्ट बिल्कुल अप टू डेट। तो यहां तक हो गया सबका, बढ़ा जाए आगे। अब सुनिए मेरी बात, पहले एनसीईआरटी का ये टॉपिक कवर कर ले। देखो एनसीईआरटी ने इतनी लाइनें लिखी थी एनएफ के लिए, हमने देखो उसको डिटेल में बता दिया। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है कहां पे, एट्रियम में, मतलब ब्लड फ्लो कब बढ़ता है, जब किसी का जीएफआर ज्यादा हो, तभी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो जब किसी के हार्ट में ब्लड फ्लो ज्यादा आने लगता है, वो भी कहां पे आता है, जो रिसीव करता है, रिसीवर कौन था, एट्रियम, आलिंद की निलय, आलिंद ऑफ द हार्ट, देन कैन कॉज रिलीज ऑफ एएनएफ। तब यहां से एक हार्मोन निकलने लगता है, हार्मोन का नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियम से निकलेगा, और नाइट्रियम मतलब सोडियम, और यूरेटिक मतलब यूरिन से। देखो यहां पे भी छुपा हुआ है, ये सोडियम को यूरिन में कंट्रोल करेगा।
सोडियम को कहां से निकाला इसने? यूरिन से निकाला। ANF कॉज वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को फैलाता है, ब्लड वेसल को फैलाता है, यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी रक्त वाहिनियों को फैला देता है। बताओ कोई चीज फैलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो देखो रटना नहीं है, देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर घटा नहीं कि GFR घटा, GFR घट जाएगा। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज चेक, चेक मतलब अपोजिट, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मतलब ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकता है, यानी उसका विरोध करता है। विरोध करने को क्या बोलते हैं? अपोज की सपोर्ट, तो अपोज, यानी ये एंटी रैम है। एंटी रैम का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का उल्टा, बोलो एंटी रैम, इसको रैम बोलते हैं शॉर्ट में, कई कई जगह लिख के आ भी जाएगा एंटी रैम, राइट। अब मैं आपको कराता हूं कुछ। आपको क्या लगता है अगर हमारे पास पूछा जाए हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर किडनी। लेकिन ऐसा नहीं है, किडनी के अलावा हमारे लंग्स, लिवर, स्किन भी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, यानी किडनी के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें उत्सर्जित करती है। मेन है हमारा किडनी, मेन है हमारा किडनी, पर किडनी के अतिरिक्त भी फेफड़े, हमारी त्वचा पसीना निकाल करके, ऑयल निकाल करके वेस्ट को निकालती है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा लार, आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमारा लार भी नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है। समझ में आई बात? यानी ये सारी चीजें एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालती हैं। तो हेडिंग डालिएगा, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी अन्य उत्सर्जित अंग, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हेडिंग है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी अन्य उत्सर्जी अंग। अन्य उत्सर्जी अंग हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, परंतु हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने के लिए, वेस्ट को निकालने के लिए अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हेल्प करते हैं। जैसे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल है, अभी बोला लंग्स, लीवर, स्किन, सलाइवरी ग्लैंड, एसेट्रा। लंग्स यानी फेफड़े, लिवर यानी यकृत, स्किन यानी त्वचा, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। अच्छा एक बात और जानो, सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी जाए तो क्या बोला जाएगा? लिवर। सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमने तो थायराइड ग्लैंड पढ़ा है, वो अंतःस्रावी ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। बताओ सबसे बड़ी ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोले तो लिवर, या कुछ भी ना लगा हो तो लिवर। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो अवर आंसर शुड बी थायराइड। और स्मॉलेस्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, सही है ना, वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, चलो एनीवे बताओ जल्दी से, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, अभी से बता देते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये क्या है भाई? दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन ये है। त्वचा पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हाँ त्वचा, स्किन। लेकिन सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है?
लिवर। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास और जगह से एक्सक्रीशन नहीं होता। देयर आर सम ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन, ठीक है ना। जैसे इसका मेन काम था रेस्पिरेशन, पर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। लिवर का मेन काम है मेटाबॉलिज्म, बट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। स्किन का मेन काम है प्रोटेक्शन, बट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एंड द सैलिवरी ग्लैंड का मेन काम है भोजन को पचाने के लिए मदद करना, भोजन को सॉफ्ट बनाना। भोजन जब सलाइवा में मिल जाता है तो चिकना हो जाता है, आसानी से निगल सकते थे। तो ऐसे तो इसके सारे के अलग अलग काम है, लेकिन इनका एडिशनल काम है क्या? एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। लंग्स के लिए दो बातें बताएं आपको। लंग्स क्या करता है? सिक्रीट, एक्सक्रीट लिखो, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। बताओ, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। CO2 को बहुत ज्यादा मात्रा में निकालता है, 200 ml पर मिनट। एनसीईआरटी में दिया होगा डाटा, देखो कितना दिया है, 200 ml पर मिनट, है ना। 200 ml पर मिनट, पहली लाइन में ही दिया होगा, 200 ml पर मिनट। एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, और क्या निकालता है? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, सिग्निफिकेंट क्यों बोला? ज्यादा होगा तो ज्यादा निकालेगा, कम होगा तो कम निकालेगा। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर बाय एक्सपायरेटरी प्रोसेस। बोलो सही है? सांस छोड़ने पे निकलेगा या सांस लेने पे? बाय एक्सपायरेटरी प्रोसेस, यानी सांस छोड़ने पर। सांस छोड़ने पर हम क्या क्या निकालते हैं? एक तो भाप, भाप, भाप मतलब क्या? वाटर। जब सर्दी होती है, सांस लो मिरर के सामने, देखो पूरा ब्लर ब्लर हो जाता है, क्योंकि आपकी भाप गर्म निकलती है और बाहर का वातावरण है ठंडा, तो ब्लर कर जाता है, तो आपको साफ दिखता है कि आपकी सांस से भाप निकल रहा है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर बाय एक्सपायरेटरी प्रोसेस, यानी सांस छोड़ने पर, सांस छोड़ने पर। कितनी बातें क्लियर? यानी 200 ml CO2 per minute and significant amount of water by the expiratory process, right? अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है मेरा लिवर। लिवर, अब देखो जो लिवर होता है यानी यकृत, बता चुका हूं हिंदी में पहले ही। लिवर जो होता है ये क्या डिस्चार्ज करता है, क्या एक्सक्रीट करता है? एक्सक्रीट्स, ये एक्सक्रीट करेगा बाइल्स पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट को बोलते हैं पित्त वर्ण, पित्त वर्णक। जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं।
बाइल में, बाइल यानी पित्त, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ऑल्सो सिक्रीट, और क्या सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट के अलावा? कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब वो हार्मोन, वो स्टेरॉइड मतलब फैट के डेरिवेटिव, फैट के डेरिवेटिव को बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। तो डिग्रेडेड मतलब जिनको तोड़ दी बॉडी ने, जिनको बॉडी ने यूज करके तोड़ दिया है, टूटे फूटे हार्मोन को ये रिसीव कर लेता है, क्योंकि टूटे फूटे हार्मोन का क्या काम बॉडी में? कचरा है वो तो। बोलो भाई, कोई मॉलिक्यूल तोड़ मरोड़ दिया गया है, क्या रहा उसका वैल्यू? बताओ, ये पेन तोड़ दूं, क्या ये काम आएगा? कभी नहीं ये काम आएगा। तो उसका मतलब फिर कचरा बन जाएगा। अगर ये पेन तोड़ दूं, अभी काम का है, बहुत काम का है, तोड़ दूं, किसी काम का नहीं है, फिर कूड़ेदान में डालना पड़ेगा, है ना? तो डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन लिख देता हूं, टूटे फूटे टूटे फूटे बोला है, टूटी फ्रूटी नहीं। हाँ, सुबह सुबह खाने की इच्छा हो जाएगी। टूटे फूटे वसा के बने हार्मोन, वसा यानी स्टेरॉइड। और साथ क्या निकालेगा? कुछ विटामिन और ड्रग्स, ड्रग्स एसेट्रा, ये सारी चीजें एक्सक्रीट करेगा। ये ऑल्सो सिक्रीट ना लिखे, एक्सक्रीट। तो देखो, एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, देन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लिवर में ही बनता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अलावा डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब टूटे फूटे वसा के बने हुए हार्मोन, और विटामिन और ड्रग भी निकाल देगा, विटामिन और ड्रग भी निकाल देगा। अब सवाल ये होता है, ये कहां से निकालेगा? निकालेगा जो आप जहां से अनडाइजेस्टिव वेस्ट निकलते हैं वहीं से निकालेगा। देखो एनसीईआरटी में दिया होगा ये। देखो मैं ये पढ़ देता हूं पहले, लंग्स वाला। हमारा लंग्स लार्ज अमाउंट में CO2 निकालता है 200 ml प्रति मिनट के रेट से, और ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। लिवर, दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, पहले ही बता चुका हूं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्या सिक्रीट करती है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। और मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी जो मल पदार्थ है वहीं से निकल जाता है। एंड जो खाना नहीं पचता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी मल पदार्थ। तो मल पदार्थ के साथ ये निकल जाता है। तो देखो, ये सारे, ये सभी केमिकल्स को, ये केमिकल है ना ऊपर, बोलो, ये सभी केमिकल्स को, इन सभी केमिकल को लिखो, इन सभी केमिकल्स को लिवर, डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी कि फीकल, यानी कि मल, के द्वारा एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें लिवर ने कर दिया। लिवर ने क्या क्या निकाला? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, दैट इज बाइल सॉल्ट की बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स आर समथिंग एल्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम टारोकोलेट, ये बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं। आपके सिलेबस में वैसे भी हट गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो एक बार बताते भी, पर डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव हो गया आपके चैप्टर से, ठीक है। तो एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, आल्सो एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड डिस्ट्रॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। इन सभी केमिकल्स को लिवर डाइजेस्टिव वेस्ट यानी मल पदार्थ के द्वारा एक्सक्रीट कर देती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपनी स्किन पे। अब आते हैं स्किन पे। स्किन यानी त्वचा पे दो चीजें हैं, एक है स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, और एक होती है सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को बोलते हैं, जिनको बोलते हैं तेल ग्रंथि। स्वेटिंग का प्राइमरी काम क्या है? इसका प्राइमरी रोल इज कूलिंग ऑफ बॉडी सरफेस। बताओ, जब पसीना आता है देखो बॉडी कूल हो जाती है, कूलिंग ऑफ बॉडी सरफेस, दैट मीन्स इवेपोरेशन में मदद करती है ना। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन समझते हो ना, पानी का भाप बन के उड़ना, में मदद करती है। सेकेंडरी रोल है इसका एक्सक्रीशन, सेकेंडरी रोल इज एक्सक्रीशन। अभी बताया था ना, एक्सक्रीटरी भी करती है। सेकेंडरी रोल इज एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन भी करती है, वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन भी करती है। क्या पसीना कभी हम लोग ऐसे लीक करते हैं? नहीं करते ना, उत्सर्जित पदार्थ है। अरे होठ होठ पे टच हो जाता है जी, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ स्वेट ग्लैंड बहुत कम है ना, यहाँ स्वेट ग्लैंड बहुत कम है। तो है कहां सबसे ज्यादा? यहाँ पे, त्वचा पे, जनरल बॉडी सरफेस पे, है ना। सेकेंडरी रोल इज एक्सक्रीशन। अच्छा, क्या क्या एक्सक्रीट करती है? अभी मैंने यूं किया ना, मुझे नमकीन सा एहसास हुआ, मेरे पसीने में नमक है, टूथपेस्ट में तो है ही है, मेरे पसीने में नमक है, होता है ना नमकीन। देखो इतना तो आप सब जानते हो, मजाक वाली बात नहीं है। कभी ना कभी आपने लिप्स को टच किया होगा, आपको नमकीन सी फीलिंग होती है ना, क्योंकि नमक है ना। जैसे टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही पसीने में भी नमक है, तो NaCl। और लिटिल अमाउंट में, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है, और वाटर तो है ही है भाई, वाटर तो है ही है, और साथ में लैक्टिक एसिड भी है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड। सर लैक्टिक एसिड कहां से आया? लैक्टिक एसिड जब हमारी त्वचा का थक जाती है तो वहां पे कुछ एसिड बना लेती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो उस समय लैक्टिक एसिड बनता है। इनको निकालना, इनको पसीने से निकाल दिया जाता है। अब आते हैं यहां पे, इस पे आते हैं। इसका प्राइमरी रोल क्या है? प्राइमरी रोल इज मेक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द स्किन। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है स्किन के ऊपर। प्राइमरी रोल इज फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर स्किन, स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। अगला काम, ऑल्सो मेक्स द स्किन सॉफ्ट। सर्दियों में देखो स्किन फटने लगती है, क्योंकि ऑयल कम निकलने लगता है, ठीक है ना। ऑल्सो मेक्स स्किन सॉफ्ट। अच्छा, इसका सेकेंडरी रोल वही पुराना काम। सेकेंडरी रोल क्या है? एक्सक्रीशन।
एस्क्रीशन, और इससे जो केमिकल निकलता है उसको बोलते हैं सीबम या ऑयल। सीबम या ऑयल। तो सीबम में तीन चीजें होती हैं, एक, दो, तीन। एक होता है उसमें वैक्स, एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होता है वैक्स। पहले हाइड्रोकार्बन लिखते हैं क्योंकि लंबा नाम है। फिर लिख दो स्टीरॉल, स्टीरॉल, स्टीरॉइड नहीं, स्टीरॉल। स्टेरॉइड और स्टेरॉइड एक दूसरे के डेरिवेटिव है, फैट से दोनों डिराइव होते हैं। स्टेरॉइल भी स्टेरॉल भी। वो स्टेरॉइड था डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, और ये स्टीरॉल है। दोनों लगभग लगभग मैच करते हैं। सिलेबस में डिटेल में नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ नाम जानना है। वो स्टेरॉइड है, ये स्टीरॉल है, दोनों फैट के डेरिवेटिव है। और क्या, वैक्स। तीनों को मिला के सीबम कहते हैं। सीबम यानी ऑयल, सीबम यानी ऑयल। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? प्राइमरी रोल इज द इवेपोरेशन या कूलिंग ऑफ द बॉडी सरफेस, and the secondary role is the excretion of these molecules. Primary role is the form of protective covering over the skin and also makes the skin soft. क्योंकि ऑयल है ना, ऑयल तो स्किन को सॉफ्ट बनाता है। देखो सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है तो हम वो लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या तो कोई वैसलीन लगाते हैं, या टब लगाइए त्वचा एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी। वो ऐड आता ना, आज टीना ने लगाया आम बॉडी लोशन, और जैस्मिन ने लगाया क्या, डव। फर्क साफ है, इसकी त्वचा में मखमली अंदाज है, इसकी त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन है। फर्क आपके सामने है। कृपया वो मतलब इसको देखिए, परखिए और फिर लगाइए, और त्वचा को मखमल सा बनाइए। सर्दियों में लीजिए मखमली अंदाज, समझे? हम ऐड बहुत अच्छे बड़े, हम जब छोटे थे बड़े क्रिएटिव थे, बढ़िया बढ़िया ऐड बनाते थे। सही बता रहे हैं। कितने ऐड हमने बताए मेल किए कई लोगों को। तो बात उस समय नहीं बना, अब आ गया क्योंकि अब मॉडर्नाइज जमाना आ गया। तब लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐड बनेंगे, अब बनने लगे। प्रोडक्ट कोई जो आप दे दो, थोड़ा सोचने का वक्त दो, सब बना लेंगे। चलो हो गया, फिनिश्ड। अरे बोलो भाई, चलो अब आते हैं स्लेवरी ग्लैंड पे। लार ग्रंथियां, हिंदी नेम बता चुका हूं। Our salivary gland also secrete, also secrete नहीं, also excretes, our salivary gland also excretes heavy metal, heavy metal निकाल देती है, drugs and little amount of urea या nitrogenous waste, little amount of नाइट्रोजनस वेस्ट। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया है नाइट्रोजनस वेस्ट, जबकि जब ये एम्स में पूछा गया था तो उसमें तीनों आए थे। पहले एम्स अलग होता था ना।
heavy metal drugs and little amount of nitrogenous waste. Heavy metal drugs and little amount of nitrogenous waste. अब एक टॉपिक है हीमोडायलिसिस। सुना है डायलिसिस? सुना है? हीमो मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस मतलब ब्लड को छानना, आर्टिफिशियली छानना। हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमो का मतलब ब्लड, डायलिसिस का मतलब छानना। हीमोडायलिसिस यानी ब्लड को छानना। ब्लड को छानना। हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड को छानना। देखो होता क्या है, जब भी किसी पर्सन की किडनी, जब भी किसी पर्सन की किडनी हेल्दी ना हो, हेल्दी कार्य ना करे, यानी खराब हो जाए, हेल्दी कार्य ना करे, तब पर्सन के ब्लड में कौन सा लेवल बढ़ जाएगा? हाँ, पर्सन के ब्लड में यूरिया की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा काफी बढ़ जाती है। एंड दैट इज, उस केस को बोलते हैं यूरीमिया। क्या बोलते हैं? व्हाट इज यूरीमिया? किसी पर्सन में किडनी के खराब होने पर या माल फंक्शनिंग होने पर, माल फंक्शनिंग का मतलब सुचारू रूप से कार्य न करना। अगर माल फंक्शनिंग हो रही है तो यूरीमिया हो जाएगा। इस कंडीशन में पर्सन का ब्लड हमको फिल्टर करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली नहीं करेंगे मर जाएगा। ठीक है ना? इन दिस सिचुएशन, there is need to filter the blood of patient, the blood of patient with the help of, किसकी मदद से? with the help of artificial kidney। आर्टिफिशियल किडनी मतलब मशीन से बनाई गई है, आर्टिफिशियल किडनी। और आर्टिफिशियल किडनी को ही बोलते हैं हीमोडायलाइजर। सुना है? जिससे डायलिसिस करते हैं उस मशीन का नाम है डायलाइजर, और हीमो लगा देते हैं क्योंकि ब्लड को छानना है वो मशीन। तो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? उस मशीन का नाम बताओ जो पर्सन का ब्लड छानेगी। आर्टिफिशियल किडनी। अगर आपको पब्लिकली बोलना है तो आर्टिफिशियल किडनी, मेडिकली बोलना है हीमोडायलिसिस। नहीं, डायलाइजर होगा, मशीन का नाम है ना, हीमोडायलाइजर। हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्टर करना, और मशीन का नाम है हीमोडायलाइजर। मशीन का नाम है हीमोडायलाइजर। जब भी किसी पर्सन की किडनी हेल्दी रूप से काम ना करे,
तो पर्सन के ब्लड की यूरिया लेवल बढ़ जाती है, दैट इज यूरीमिया। एंड इन दिस सिचुएशन वी हैव टू filter the blood of the patient with the help of artificial kidney, that is also known as hemodialyzer. Artificial kidney is also known as hemodialyzer, and the process of filtration is known as hemodialysis. इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। लेकिन मशीन का क्या नाम है? पब्लिक क्या बुलाती है? आर्टिफिशियल किडनी। डॉक्टर्स क्या बुलाते हैं? हीमोडायलाइजर। और इस प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस। यानी हीमोडायलिसिस करने के लिए हीमोडायलाइजर चाहिए। बोलो, हीमोडायलिसिस करने के लिए हीमोडायलाइजर चाहिए। हीमोडायलिसिस करने के लिए हीमोडायलाइजर चाहिए। यहां तक हो गया सबका? बढ़ा जाए आगे। कल आप लोग कहां थे? घर? घर? रात में पार्टी वार्टी कर ली? यहां तक क्लियर हो गया है? अब सुनो, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का ब्लड निकाल लेते हैं। कहां से निकालेंगे? यहां से, यहां से, यहां से। कहां से निकालेंगे? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। ऐसा नहीं, कहीं से निकाल लो। निकालना है रेडियल आर्टरी से। कहां निकालना है? रेडियल आर्टरी, ये कलाई वाली, ये चिटिया कलाई दिख रही है ना, चिटिया कलाइयां, गोरी कलाइयां दिख रही है ना, वहीं से निकालेंगे। चिटिया कलाइयां नहीं, गाना नहीं सुना है? मेरी चिटिया कलाइयां, है ना? तो वहां से निकालेंगे। और ये चिटिया कलाइयां में आर्टरी से निकालेंगे कि वेन से? आर्टरी से निकालेंगे, ठीक है ना? और जरा चिटिया कलाइयां में जो आर्टरी है उसका नाम बताओ। रेडियल आर्टरी। क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे? हैंड। हैंड में है कलाई, रिस्ट। और कलाई में है रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकाल लेंगे। और ब्लड ब्लड के अंदर ब्लड को ना जमने के लिए एक पदार्थ होता है, नाम है हिपैरिन, है ना? है कि नहीं? तो हिपैरिन जब तक रहेगा ब्लड नहीं जमेगा, राइट? तो पहले इसमें मिलाते हैं क्या? एंटी हिपैरिन। क्या मिलाएंगे? एंटी हिपैरिन। क्लियर है ना? तो पहले ब्लड ले लिया हम लोग ने, लोड करिए इतना। पहले हम लोग ने क्या किया? हाथ के अंदर कौन सी आर्टरी है? नहीं, हाथ में रिस्ट है, और रिस्ट में कौन सी आर्टरी है? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी में क्या भरा हुआ है? अच्छा, इस ब्लड को जमने देना है कि नहीं जमने देना? पहले ये बताओ। मिलाएंगे हिपैरिन के एंटीपैरिन, पहले ये बताओ जमने देना है कि नहीं जमने देना है? नहीं जमने देना है। तो ब्लड को नहीं जमने देने के लिए कौन सा केमिकल होता है? हिपैरिन। तो इसमें और हिपैरिन मिलाओ। मैं एंटी हिपैरिन बोल रहा, हिपैरिन मिलाओ। इसलिए देखो यहां पे क्या मिलाओ? मिक्सिंग ऑफ, किसको मिक्स कर दो? मिक्सिंग ऑफ हिपैरिन। और हिपैरिन ब्रैकेट में लिखेंगे, ये होता है एंटीकोगुलेंट। क्या? प्रतिजामक ना? प्रतिजामक, ब्लड को जमने से रोकने वाला प्रतिजामक। अब ब्लड जमेगा नहीं। अब ब्लड को ले जाओ कहां पे? हीमोडायलाइजर में। कहां ले गए?
2 हीमोडायलाइजर। डायलाइजर लिखो, बार बार इतना लंबा क्यों लिखना। सर ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ये बना होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन का। किसका बना है? सेलोफेन मेम्ब्रेन। जो कि होती है सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब चयनात्मक पारगम्य, मतलब सिलेक्टेड चीजों के लिए ही आना जाना देगी, सबको नहीं आने जाने देगी। और ये आरओ में लगी होती है हमारे घरों के। हमारे घर के आरओ में यही मेम्ब्रेन यूज होती है, जिससे हमारा पानी फिल्टर होता रहता है। पानी फिल्टर कर देगा तो क्या खून नहीं फिल्टर कर पाएगा? खून भी कर देगा, ठीक है ना। और यहां भरा होता है, यहां भरा होता है एक डायलाइजर फ्लूइड। यहां भरा होता है डायलाइजर फ्लूइड। कहां पे? यहां पे। यहां भरा है, इसके लिए एक इनलेट लगा होता है, इनलेट। यहां से फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड डालते हैं, फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड। यहां से ताजा ताजा फ्लूइड डालते हैं और यहां से बेकार वाला फ्लूइड निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होता है? आउटलेट फॉर यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड। यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड। और ये रहा आपका डायलाइजर फ्लूइड, ये भरा हुआ है डायलाइजर फ्लूइड, डायलाइजर फ्लूइड। इसमें तो ये था, जरा इसमें बताओ इसमें क्या था? इसमें खून था, इसमें खून था पेशेंट का। इसमें जिस व्यक्ति का, इसमें खून था, ठीक है, इसमें खून भरा हुआ था। यहां लिख देता हूं ब्लड। ब्लड और डायलाइजर फ्लूइड का, ये ब्लड है और बगल बगल क्या है भाई? डायलाइजर फ्लूइड। इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होता है। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजर फ्लूइड में नहीं होता, बस यही एक अंतर है। नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजर फ्लूइड में नहीं होता। ब्लड में तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता। बताओ क्या अंतर है दोनों में? दोनों सेम है, सिर्फ एक अंतर है, किसमें डायलाइजर फ्लूइड, किसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है डायलाइजर फ्लूइड में। मतलब बाहर की तरफ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और खून में है। खून में तो बहुत है, यूरेमिया हो गया भाई, खून में तो बहुत है। तो ये खून इधर से आ रहा है, खून घुसा,
ये खून इधर से इधर चला जा रहा है, जिसमें वेस्ट ज्यादा है कि कम? मोर वेस्ट, मोर वेस्ट है इसमें जो खून आ रहा है। और जब इधर से निकलेगा ना तो ये वेस्ट फ्री हो जाएगा, वेस्ट फ्री ब्लड, ये ब्लड हो जाएगा वेस्ट फ्री। क्यों? क्योंकि सारी चीजें निकल गई। कहां चली गई? इधर जरा देखो, जितना ग्लूकोज यहां था उतना ही ग्लूकोज यहां। सुनो, जितना ग्लूकोज यहां उतना ही ग्लूकोज यहां। क्या ग्लूकोज अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा? नहीं, दोनों तरफ बराबरी का मामला है। जितना क्लोराइड आयन यहां था उतना वहां पे, जितना वाटर यहां था उतना वाटर यहां है, जितना इंपॉर्टेंट चीजें यहां थी उतनी यहां पे। लेकिन यहां पर वेस्ट था और यहां पर वेस्ट, तो वेस्ट कहां से भागेगा? वेस्ट निकल निकल के इधर जाएगा, वेस्ट निकल निकल के जाएगा अपने अधिक सांद्रता से। कहां पे वेस्ट ज्यादा है, जल्दी बोलो? तो कहां जा रहा है? डायलाइजर फ्लूइड में। इसीलिए डायलाइजर फ्लूइड को फ्रेश डालते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए अभी तो निकल के आया, अगले पल क्या होगा, यहां ज्यादा हो जाएगा वेस्ट, ब्लड में कम हो जाएगा, फिर घुस गया, फिर से डिवीजन हो गया। इसलिए इधर से ताजा ताजा डालते ही, घर से बेकार वाला निकालते चले आते हैं जिसमें कचरा चला जा रहा है। बोलो सही है? यही कारण है कि डायलाइजर फ्लूइड को हमको यूज करते रहना है, ताजा ताजा, और खराब वाला हटाते रहना है। ये देखो, यहां से जब तक ब्लड यहां आएगा, काफी घूमी होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है। मैं तो 2-4 क्वाइल बना रहा हूं, हाईली क्वाइल्ड होती है। सारा का सारा कचरा इधर, यानी सारा का सारा वेस्ट यहां आ गया है। यहां पर ये क्या है? ये है नाइट्रोजन वेस्ट, निकल के यहां आ गया। अगर नाइट्रोजन वेस्ट यहां आ गया तो बताओ ब्लड कैसा हो गया? वेस्ट फ्री हो गया ना, वेस्ट फ्री हो गया। अच्छा, ब्लड का क्या करें? फेंक दें? हाँ, तो अब इसमें मिलाते हैं, पता है क्या? पहले हिपैरिन मिलाया था ना कि ब्लड ना जमे, अब मिलाओ एंटी हिपैरिन, मिक्स विद एंटी हिपैरिन। और उसके बाद निकाला कहां से था, जरा देखो। हाँ, तो यहां दे दो टू रिटर्न टू पेशेंट, पेशेंट को रिटर्न कर देंगे, लेकिन कहां पे रिटर्न करेंगे? रिटर्न इन रेडियल वेन। वेन में इसलिए करोगे क्योंकि वेन में वाल्व है, ब्लड एक बार घुस गया तो वापस, गॉट इट? ब्लड एक बार चला गया तो बैक नहीं आएगा, वरना पता लगा बैक, आप इधर से डाल दो तो बैक हो जा रहा है, बैक नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न इन रेडियल वेन ऑफ पेशेंट, रेडियल वेन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का रेडियल वेन में मिला देते हैं, पेशेंट के रेडियल वेन में मिला देते हैं। अब समझ में आ गया होगा? तो कहां से निकाला? रेडियल आर्टरी से। क्या मिलाया? हिपैरिन, ताकि ब्लड जम ना जाए। अच्छा, फिर क्या किया? कहां भेज दिया? हीमोडायलाइजर वाली ट्यूब में। ट्यूब में भेजने पर बताओ, जो डायलाइजर फ्लूइड था और ब्लड था, दोनों का क्या था? दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल सेम था, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। कहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं था? कहां पे नहीं था, बोलो जल्दी, देख के बताओ। अरे, डायलाइजर फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है। अगर डायलाइजर फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं था तो बताओ वेस्ट कहां से निकलेगा? खून से निकल के डायलाइजर फ्लूइड में जाएगा कि ब्लड, वो डायलाइजर फ्लूइड से निकल के ब्लड में जाएगा? खून में है ना वेस्ट, तो खून से निकल के कहां जाएगा? बगल में जो लिक्विड तैर रहा है, बगल के लिक्विड का नाम डायलाइजर फ्लूइड। दिख भी रहा है, मैंने दिखा भी दिया, लिख भी दिया है, जो ग्रीन ग्रीन निकल रहा है वो नाइट्रोजन वेस्ट है। अब आप बताओ, जिस पेशेंट का ब्लड लिया था पहले, वेस्ट बहुत ज्यादा था, अब उसमें वेस्ट है ही नहीं, यानी जो काम किडनी कर रही थी वही काम हमारे किसने कर डाला? आर्टिफिशियल किडनी ने। आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम हीमोडायलाइजर, प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस। इज दैट क्लियर?
इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? दिस मशीन इज नोन एज हीमोडायलाइजर एंड द फ्लूइड इज नोन एज डायलाइजर फ्लूइड। कहां पे नाइट्रोजन बेस ज्यादा था ब्लड में, कहां पे नहीं था? तो क्या कहता है सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिवीजन कहता है molecule will move from higher concentration to its lower concentration, that means from the blood to the dialyzer fluid। और यही कारण है कि इधर से ताजा ताजा डायलाइजर फ्लूइड मिलाते हैं जिसमें वेस्ट नहीं होता, और यहाँ पर जो डायलाइजर फ्लूइड निकलेगा उसमें वेस्ट होगा। और अगर हम वहां पे ना ऐसा करते, ये सर्कुलेशन ना कराते, इधर से ताजा नहीं डालते, इधर से बेकार नहीं निकालते, तो क्या हो जाता? यहाँ पे सांद्रता अधिक हो जाती, यहाँ पे कम हो जाती, तो ब्लड में वापस घुस जाता। बोलो भाई, तो ब्लड को हम कभी फिल्टर कर ही नहीं सकते थे। समझ आई बात? अच्छा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक जान है, जब तक है जान। ऐसा नहीं है, ऐसा तब तक चलेगा जब तक हम आर्टिफिशियल किडनी की जगह नेचुरल किडनी ट्रांसप्लांट न करा लें। किसी व्यक्ति से बोरो करनी पड़ेगी किडनी। बोलो, 2 किडनी होती है, एक कोई दे भी दे तो क्या मर जाएगा? नहीं, जिंदा रहेगा। हाँ, पर उस किडनी पे थोड़ा लोड बढ़ जाता है, उस किडनी पे लोड बढ़ जाता है। एक ही किडनी है तो लोड तो बढ़ेगा ही, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कोई इंफेक्शन हुआ तब नुकसान होता है। ठीक है ना? एनीवे, आइए उसी तरफ चलते हैं। लिख लिया सबने? बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया फिनिश? चलो, अल्टीमेट सोल्यूशन इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी प्रत्यारोपण, है ना? किडनी का प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। इसके लिए तलाश की जाएगी क्या? इसके लिए किसी पर्सन की तलाश की जाएगी जिसके 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 सेल मेरे सेल से मैच करें, है ना? किसी से भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। देखो, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से किडनी नहीं ली जा सकती। किसी भी पर्सन से किडनी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम के टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल कौन सी करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आगे सिखाएंगे, अभी से इतना जान लो। हमारे इम्यून सिस्टम में कौन सी कोशिकाएं हैं? टी सेल। अरे टी हेल्पर, टी सेल, बी सेल, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है, जिसको सीएमआई कहते हैं शॉर्ट में। तो टी सेल, इम्यून सिस्टम के टी सेल द्वारा अपने और परायों को पहचान लेती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान लेती है, सेल्फ व नॉन सेल्फ को पहचान लेती है। ध्यान देना,
हमारा शरीर अपनी सेल को और दूसरी सेल को पहचान लेता है। नॉन सेल्फ को पहचान कर, पहले पहचानता है, पहचान कर नॉन सेल्फ सेल को, नॉन सेल्फ को क्या कर देता है, किल कर देता है। यानी रिजेक्ट कर देगा। यानी किसी और की किडनी ले ली और मेरी सेल ने उसे पहचान लिया, मेरी बॉडी ने पहचान लिया, तुरंत पहचानते ही पता उसे क्या लगा, अरे ये कौन है भाई, ए तू कौन है ना, ये बोलेगा ए तू कौन, मैं तेरे को पहचानता ही नहीं। अगर ऐसे हालात हो जाएंगे तो अब बॉडी कहेगी अच्छा मैं नहीं पहचानता तुमको तो निकलो तुम मेरे घर से। अब निकलने का कोई जगह तो है नहीं, आने की जगह है, निकलने की कोई जगह नहीं। तो इसलिए वो बोलेगा कहाँ जाऊं मैं, तो कहेगा रुको अभी तुमको मारते पटक पटक के, है ना, वॉशिंग पाउडर की तरह धुल के और उसके बाद मार दिया जाता है। इस तरह से बॉडी अपने आप को डिफेंड कर लेती है। अच्छा यही होता है जब किसी और की किडनी ले लेंगे तो बॉडी को पता चल जाएगा तू कौन है ना, तो मैं खामोखा, जवाब आएगा मैं खामोखा, तो कर क्या रहे हो खामोखा, है तो बोलेगा अच्छा इसको मारो, मार के बॉडी में किल कर दिया जाता है। मतलब किडनी अगर आई भी, आपने जद्दोजहद करके रिक्वेस्ट करके ले ली, पैसे से खरीद ली, पर आपकी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, फायदा ही क्या, गलती आपकी, गलती आपकी। आपने क्यों नहीं पहले अच्छे सूटेबल डोनर की तलाश की, आपने सूटेबल डोनर से तलाश क्यों नहीं की जिसकी सेल आपसे मैच करें, और जिसकी सेल आपसे मैच करती होंगी वो होगा आपका रिश्तेदार, सबसे क्लोज रिलेटिव होगा, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना। भाभी नहीं चलेंगी, भाभी क्लोज रिलेटिव में थोड़ा ना आती है, भैया चलेंगे, है ना, दीदी चलेंगी, जीजा जी नहीं चलेंगे, जीजा जी का खानदान बदल गया ना, बोलो सही है कि नहीं है, इसलिए बोला क्लोज रिलेटिव। इसीलिए इसीलिए हमें एक सूटेबल डोनर की तलाश करनी पड़ेगी, एक सूटेबल डोनर की तलाश करनी होगी, दैट इज क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव की तलाश करनी होगी, ठीक है ना। और किडनी लेने के बावजूद भी, किडनी लेने के बाद भी, लेना मतलब ट्रांसप्लांट, किडनी लेने के बाद भी पर्सन को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, नहीं नहीं लाइफ टाइम नहीं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है ताकि रिजेक्शन ना हो। और आपकी 12th वाली एनसीईआरटी में है, इस ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये निकाला जाता है एक फंगस से बाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाली जाती है, किससे निकाली जाती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंजाई है, आपको पता होना चाहिए, यानी कवक। कवक यानी फंजाई। हो गया यहां तक? यहां तक फिनिश? अब एक डिजीज है रीनल कैलकुलस या रीनल कैलकुली, हिंदी में बोलते हैं इसको पथरी। सुना है? इसमें क्या होता है? स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसेट्रा। ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाता है कहां पे? स्टोन और स्टोन, ये स्टोर नहीं, स्टोन और, या तो स्टोन बोलिए पथरी, या बोलिए इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। क्या? किडनी या उसकी ट्रैक्ट में, किडनी या उसकी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाता है। और इससे क्या होता है? इससे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है ना, सीवियर किडनी पेन, सीवियर किडनी पेन। और इसका दो उपाय है, या तो ऑपरेट करा लें, या तो लेजर सर्जरी से इसको तोड़ दिया जाता है, फिर वो यूरिन से बाहर आ जाता है। आजकल तो लेजर सर्जरी से काफी आसान हो गया है। क्या? तो बाबा और दादी वो नहीं कुछ कर पाएंगे, डॉक्टर साहब ही कर पाएंगे, जो ये जितने झाड़ फूक वाले होते हैं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना जितने सर्जन होते हैं उनकी दुकान बंद हो गई होती। इसका उपाय है आइदर बाय सर्जरी और बाय लेजर थेरेपी। एक लास्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कहीं भी आइटिस लगा हो, मैंने क्या सिखाया था? कहीं भी आइटिस लगा हो, क्या सिखाया था? इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हिंदी में जलन, हिंदी में जलन। जलन का दो मीनिंग निकलता है, कहीं पे स्वेलिंग आ गई, और साथ ही साथ हाँ, यानी कि स्वेलिंग यानी क्या बोलते हैं उसको? सूजन। कहते नहीं सूजी है, सूजन। अरे वो अलग है। और देखो, इन्फ्लेमेशन
यानी स्वेलिंग और पेन यानी दर्द, कहीं सूजन और दर्द हो तो मिला के बोलते हैं जलन, इन्फ्लेमेशन। जैसे गैस बन गई तो गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन तो गैस्ट्राइटिस, त्वचा में जलन डर्मेटाइटिस, तो डर्मिकूल लगाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा, जहां की जलन हो वही वाला आइटिस लगा देना। लैरिंग्स में जलन हो लैरिंजाइटिस, फेरिंग्स में जलन हो फेरिंजाइटिस, पड़ोसियों से जलन हो नेफ्राइटिस, पड़ोसियों से जलन हो तो नेफ्राइटिस। तो इसका मतलब जलन यानी कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब हमेशा निकलता है स्वेलिंग प्लस पेन। अच्छा, कहां पे जलन हो रही है? देखो साफ दिख रहा है सर, ग्लोमेरुलस में, और वो भी नेफ्रॉन का पार्ट है। हर चीज छुपी हुई है, रहस्य छुपे हुए, देखो तो। यानी इन्फ्लेमेशन, यानी इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, कहां का इन्फ्लेमेशन है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, होता क्यों है? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इसका मतलब जीवाणु, इसका मतलब संक्रमण। जीवाणु क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं इसको, जीवाणु संक्रमित कर देते हैं इसको। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ किसका इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। Inflammation of glomerulus of nephron. Inflammation of glomerulus of nephron due to bacterial infection, कारण था बैक्टीरिया का संक्रमण। हालांकि 2-3 रोग और इससे संबंधित है, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, वो जरूरत नहीं है, सिलेबस में है नहीं। तो इन्फ्लेमेशन, कहां की इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। Inflammation of glomerulus of nephron. Inflammation of glomerulus of nephron is known as glomerulonephritis. जल्दी से एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। देखो, यहां तक तो पढ़ लिया था। जरा देखो, स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड कहां पे थी? क्या एलिमिनेट करती थी? सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड is a watery fluid containing NaCl और small amount of urea और lactic acid. प्राइमरी काम क्या था? प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। मैंने इवेपोरेशन भी लिखा था, कभी कभी इवेपोरेशन भी आ जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव, यानी इन सब का NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड, और पानी भी बताया था। सिबेसियस ग्लैंड निकालती है क्या? स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? सीबम। एंड दिस सिक्रीशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन स्किन। बताया था कि नहीं बताया था? कह रहा क्या आप जानते हो, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू? यस सर, जानते हैं। ये भी जानते हैं कि हैवी मेटल और ड्रग भी निकलेगा, राइट? कह रहा है जब किसी की किडनी में यूरिया, जब किडनी सही से काम ना करे, माल फंक्शन मतलब कुपोषण, जब किडनी का कुपोषण हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? यूरिया इकट्ठा हो जाएगा ब्लड में, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरीमिया। और ये हाईली हार्मफुल है,
and leads to the kidney failure. Kidney fail हो जाएगी. In such patient, the urea can be removed by the process called hemodialysis. कैसे हटाएंगे? Hemodialysis द्वारा. During the process hemodialysis, the blood drained from a convenient artery. Artery का नाम बताओ. रेडियल आर्टरी. और वहां से उसमें फिर डायलाइजर यूनिट में ले जाएंगे, यानी हीमोडायलाइजर में ले जाएंगे. उसको और क्या बोला है? आर्टिफिशियल किडनी, यानी हीमोडायलाइजर में ले जाएंगे. ब्लड जो आपने निकाला था कहां से? कन्वीनियंट आर्टरी से. अब उसको पंप करो डायलाइजिंग यूनिट में. आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट लाइक हिपरिन. हिपरिन मिला के डालेंगे, पहले डाल दे फिर मिलाए? पहले हम लोग ने देखो क्या लिखा था, पहले मिलाएंगे तब डालेंगे. द यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब. यूनिट के अंदर कौन सी ट्यूब थी? उसके चारों तरफ कौन सा फ्लूइड था? डायलाइजिंग फ्लूइड. हैविंग द सेम कंपोजिशन. कह रहा है इसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम था. किसके समान था? उन्होंने बोला ब्लड के प्लाज्मा के समान. सही है, ब्लड के प्लाज्मा के समान था, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस. द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब ये कह रहा है सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम की तरफ चीजें चली जाएंगी. किधर ज्यादा थी? ब्लड में. कहां पे कम थी? कहां नहीं थी? डायलाइजर फ्लूइड में नहीं थी तो निकल जाएंगे. लिखा है नाइट्रोजन बेस्ड एब्सेंट इन द डायलाइजर फ्लूइड, सो दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट की मूव इन, मूव आउट देयर बाय क्लीनिंग द ब्लड. यानी ब्लड हो गया साफ, यानी ब्लड हो गया वेस्ट फ्री. फिर उसके बाद क्लियर्ड ब्लड यानी वेस्ट फ्री ब्लड पंप बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एडिंग द एंटीहिपरिन. पहले एंटीहिपरिन मिलाओ, फिर उसके बाद वेन में डालो. कौन सी वेन? रेडियल आर्टरी का उल्टा. रेडियल आर्टरी का उल्टा. कह रहे हैं ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे हजारों लोगों को, हजारों यूरिमिक पेशेंट को जीवन दान दिया पूरे वर्ल्ड में. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड. बताया था अल्टीमेट मेथड. अच्छा, और कह रहा है ये तभी करते हैं जब किडनी फेल हो जाए, यानी किडनी फेलियर किस समय बोलते हैं? फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रिफरेबली क्लोज रिलेटिव. प्रीफर क्या करेंगे? क्लोज रिलेटिव, ताकि मिनिमाइज हो जाए रिजेक्शन का चांस. कैसे? कौन रिजेक्ट करता था? इम्यून सिस्टम. अब इम्यून सिस्टम में भी कौन करता था? टी सेल की बी सेल. टी सेल की बी सेल. सीएमआई द्वारा कि एचएमआई द्वारा? एचएमआई भी एक होता है, तो पहले सीएमआई की बता दिया, एचएमआई बाद में पढ़ेंगे. तो सीएमआई द्वारा कर देता है. कहता है मॉडर्न प्रोसीजर है जिससे इंक्रीज द सक्सेस रेट एंड सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक. मैंने बताया सक्सेस रेट कैसे बढ़ाएंगे. पहले किडनी दे दो, फिर साइक्लोस्पोरिन ये देते रहो कुछ दिनों तक. कब तक? जब तक कि आपकी किडनी सेट ना हो जाए. कुछ दिनों तक देते रहते हैं, किडनी सेट हो जाती है, अब देना बंद कर देते हैं, अब बॉडी के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाता है. कंफर्म है? किससे निकाला था? एक फंगस से. नाम था क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम 12th के एनसीईआरटी माइक्रोस्कोप ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है. रीनल कैलकुली यानी स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, यानी एक पत्थर इकट्ठा हो गया, या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट जैसे ऑक्सलेट और एसेट्रा यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बन गया. कहां पे? किडनी में. ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. नेफ्राइटिस मतलब हो गया जलन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी. और इन्होंने तो भी नहीं बताया, मैंने बताया किडनी में जलन होगी. किडनी में जलन होगी तो बोलते हैं क्या? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग प्लस पेन, स्वेलिंग प्लस पेन. अच्छा, मैंने ये भी बताया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वायरल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कंफर्म है? कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. आज का टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कल मिलते हैं. टाटा.